हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर लिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या बताया था। मैंने बताया था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेटा 5 स्टेप थे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, होल टास्क को, कंप्लीट टास्क को। टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करते हैं। स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो सिमिलर जॉब्स होती हैं उनको ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। उस बात को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। 3 स्टेप होगा, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक। डिपार्टमेंट बना के उस डिपार्टमेंट में किसी को हेड बनाते हैं, हेड असाइन करते हैं। और हेड असाइन करने के बाद वो हेड क्या करता है, डिपार्टमेंटल हेड अपने डिपार्टमेंट में चेक करता है वेदर द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल और नॉट, एंड असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। उनको ड्यूटीज असाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है। असाइन करने के बाद लास्ट में क्या स्टैब्लिश करता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब दैट ईच इंडिविजुअल नोज फ्रॉम whom he has to take orders, मतलब कहाँ से उस पर्सन को ऑर्डर लेने हैं और कहाँ ऑर्डर देने हैं, यानी रिपोर्ट कहाँ करना है उसको। दैट इज, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये किस चीज में हेल्पफुल होती है, हेल्पफुल इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही डेफिनेशन भी रहती है हमारी। डेफिनेशन क्या है, इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स टुगेदर, assigning duties and responsibilities and establishing authority and responsibility relationship। ठीक है, इतनी बात बता दी थी। उसके बाद मैं सीधा इंपॉर्टेंस पे आ गया था। मैंने बोला था इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, पहली इंपॉर्टेंस थी स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर स्पेशलाइजेशन क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डिवीजन ऑफ वर्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। और जब भी हम डिवीजन ऑफ वर्क यूज करते हैं तो इससे काम के अंदर क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। कोई पूछे व्हाई, व्हाई डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जब हम काम को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टास्क एक ही इंडिविजुअल को असाइन करते हैं। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको। हाँ भाई, तो हम क्या करते हैं, हम एक ही टास्क एक इंडिविजुअल को असाइन करते हैं और वो टास्क वो इंडिविजुअल रिपीटेडली परफॉर्म करता है। और जब वो रिपीटेडली परफॉर्म करता है देन ही विल गेट स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर टास्क। तो वो अपने आप ही करते 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 उसके अंदर स्पेशलाइज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किसकी वजह से आता है, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग की पहले इंपॉर्टेंट दैट इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन वर्क। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था काम के अंदर क्या आता है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन किसकी वजह से आता है, बिकॉज हम यहाँ पे क्लियर कट डेफिनेशन देते हैं किसकी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बता देते हैं ना किसको क्या काम करना है, किसको किससे ऑर्डर लेने हैं। हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं। तो इससे पता है क्या अवॉइड होती है, इससे कंफ्यूजन कम हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट मिनिमाइजेस द कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जब आप कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करोगे तो काम के अंदर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है हार्मोनाइजेशन, synchronization and unification of efforts of different departments and individual for the achievement of organizational goal। तो हार्मोनाइजेशन का मतलब ही होता है भाईचारा। तो काम के अंदर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन किसकी वजह से आता है, बिकॉज देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें तो आ जाता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ये भी सेम है, हमें पता होता है कौन किससे कहाँ ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, यानी देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे काम के अंदर पता है क्या रहती है, क्लैरिटी रहती है। क्या रहती है, क्लैरिटी। वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ठीक है ना, किसका कितना काम है, ये हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। तो इससे काम के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी रहती है। ठीक है ना, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब होता है हायरार्की, दैट इज कौन किसका सुपीरियर है और उसका सबऑर्डिनेट कौन है, इसको बोलते हैं क्या, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। समझ में आ गई बात। तो देयर इज अ क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच ब्रिंग्स क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग का, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं, नटशेल बात करूं, तो इसका मतलब होता है गैदरिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, अरेंजिंग द रिसोर्सेज। दोनों टाइप के, फिजिकल और फाइनेंशियल, दोनों टाइप के रिसोर्सेज हम इसके अंदर गैदर करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो क्या जब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर रिसोर्सेज गैदर कर रहे हैं तो हम इस पे भी फोकस करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसके अंदर वेस्टेज ना हो, उसका क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट, तो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग,
डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है बेटा। पांचों फंक्शन के अंदर दो बात तो कॉमन है ही है, ये बात ध्यान रखना। एक के सारे गोल ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं? गोल ओरिएंटेड। और दूसरा, ये हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट को मिनिमाइज। कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मतलब पता है मैं क्या बोल सकता हूँ? कि वेस्टेज जो है उसको रिड्यूस करते हैं। वेस्टेज रिड्यूस करने का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम करना। तो मैं बोल सकता हूँ जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम जितने भी फंक्शंस हैं, हम उनको क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि बेटा कहीं ना कहीं जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो बहुत फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, उसमें हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए, हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। तो ऑर्गेनाइजिंग हम करते हैं इसकी वजह से, ठीक है, कि हमने प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करा, काम के अंदर स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन से क्या होगा? वो पर्सन जो टास्क को परफॉर्म कर रहा है वो रिसोर्सेज की वेस्टेज कम करेगा। समझ रहे हो बात को? तो इन ऑर्गेनाइजिंग द होल टास्क इज आइडेंटिफाइड एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्मॉलर टास्क। क्यों स्मॉलर टास्क में डिवीजन से क्या होगा बेटा? उससे काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा, और जो पर्सन स्पेशलाइज हो जाएगा वो वेस्टेज नहीं करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन ईच टास्क इज असाइन टू ईच एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू दी सूटेड स्किल्स। उसकी सूटेड स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे। और बेटा वो टास्क को परफॉर्म करेगा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है। हमारी टाइम भी बचेगा और हमारे जो एफर्ट्स हैं वो भी बचेंगे। तो यानी कहने का मतलब है ना, रिसोर्सेज जो हैं ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग somehow leads to the optimum utilization of resources, both physical and financial resources of the organization। ठीक। अब लास्ट बात है, जो ऑर्गेनाइजिंग है वो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाती है? डायनामिक बन जाती है, अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन यूज करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे? जितने भी चेंजेस आएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? इजीली अडेप्ट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि हमने क्या कर रखा है? हमने पूरे टास्क को स्मॉलर स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर रखा है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं कह रहा हूँ, आपको पता है जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जैसे जो कार मैन्युफैक्चर करती हैं, फोर व्हीलर्स, वो क्या करती हैं? जो कार बनाती हैं कभी भी पूरी कार को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं बनाती, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रक्चर में नहीं बनाती। वो क्या करती हैं? वो कार को बनाती हैं पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, जैसे बोनट हुआ, स्टीयरिंग हुआ, डैशबोर्ड हुआ, इंजन हुआ, अलग अलग पार्ट्स में चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा, वंश को एंटर कर लूं। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूं कि बेटा कार में क्या होता है? कार कभी भी एक सिंगल स्ट्रक्चर में नहीं बनाई जाती, हमेशा पता है क्या क्या बनाई जाती है? हमेशा पार्ट्स में बनाई जाती है, ठीक है। यानी कार को बनाने में भी क्या डिवीजन ऑफ वर्क होता है? हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क हम वहां पे भी यूज करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे तो पूरे कार को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में भी बना सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अलग अलग पार्ट्स बनाए, और उन सब पार्ट्स को असेंबल करके जब असेंबल कर देती है तो एक गाड़ी बन जाती है। आपको क्या लगता है कि कंपनी ने ऐसा क्यों करा होगा? मेन रीजन क्या है? चलो जल्दी जल्दी से काउंट कराना स्टार्ट करो, दोबारा सुन लो। मैं कह रहा हूं जो कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चर हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो कार को एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनाती। सिंगल स्ट्रक्चर का मतलब कि मान लो ये देखो कार मैं बना रहा हूँ, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनती कार, ठीक है। ये पार्ट अलग बनता है, ये पार्ट अलग बनता है, ये पार्ट अलग बनता है, सारे पार्ट बनते हैं। उन पार्ट को बनने के बाद एक जगह लाके असेंबल कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करती हैं कंपनीज? दिमाग लगाओ। डिवीजन ऑफ वर्क क्यों यूज करा कंपनीज ने? जो भी आ रहा है माइंड में, बातें करो, मेरे से बताओ, तभी समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। हाँ भाई, चलो सोचो, कंपनी ने अगर एक सिंगल पार्ट में बनाई होती है, देखो कार बना रहा हूं, ठीक है, ये एक सिंगल पार्ट में कार बनाई कंपनी ने, ठीक है, एक सिंगल पार्ट में, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक। उसमें ही उन्होंने क्या करा? उसमें ये पूरी कार बनाई, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, ये कार जा रही है, ठीक है, इसका एक्सीडेंट हो गया और यहाँ से कार पूरी खराब हो गई यहाँ से। अब बताओ कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कैसे ठीक होगी कार? ये पार्ट रिपेयर नहीं हो सकता, बताओ क्या होगा? अरे न्यू बताओ। लगाना पड़ेगा। क्या बेटा? न्यू लगाना पड़ेगा सर ये पार्ट। ये पार्ट पार्ट में तो बना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक सिंगल स्ट्रक्चर में बनाई है गाड़ी। बताओ भाई, एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर बनाई है।
पूरी एक सिंगल स्ट्रक्चर में बनी है गाड़ी। तो मुझे बताओ क्या ऐसा होगा कि कंपनी को पूरी गाड़ी का ये चेंज करना पड़ेगा पार्ट पूरा? ये सिर्फ ये नहीं, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी को पार्ट में बनाया नहीं गया है ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर। बट कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इस इशू से बचने के लिए क्या करा, कंपनी ने ये पार्ट अलग बनाया, ये पार्ट अलग बनाया, ये वाला पार्ट अलग बनाया, ये वाला पार्ट अलग बनाया, ये वाला अलग बनाया, ये पार्ट अलग बनाया, ये अलग बनाया, ये अलग बनाया, और सारे बना के एक जगह असेंबल कर दिए। अब मैं कह रहा हूं इस कार का अगर एक्सीडेंट होता है मान लो, ठीक है, तो सिर्फ ये वाला एरिया डैमेज होगा, तो कंपनी क्या करेगी, पूरी गाड़ी चेंज नहीं करेगी, कंपनी सिर्फ इस वाले पार्ट को चेंज कर देगी, है ना, डैमेज जो डैमेज पार्ट है उसको चेंज कर देगी। अब आप देख रहे हो डिवीजन ऑफ वर्क से एक फायदा हुआ कि आपके सामने अगर कोई चेंज आया तो आपको उसको अडेप्ट करने में आसानी हुई, है ना, आपने उस चेंज को बहुत इजीली टैकल कर लिया। बट अगर आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते ना, तो आपको एक चेंज को अडेप्ट करना बहुत दिक्कत हो जाती है ना, आपको पूरी की पूरी गाड़ी का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता। तो बेटा जब हम ऑर्गेनाइजिंग यूज करते हैं ना, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट जो भी है वो डायनेमिक हो जाता है। जितने भी चेंजेस आएंगे हम उसको इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, अलाउ करती है कि इसको बिजनेस को टू अडेप्ट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट में जो भी चेंज आएगा हम उसको इजीली अडेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने तो पूरे टास्क को स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड कर रखा है। जिस भी टास्क में चेंज आएगा मेरे को और बाकी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उस टास्क के अंदर हम चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने पूरे टास्क को डिवाइड कर रखा है स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में। अब एक एग्जांपल और दिया था, ध्यान है आपको, शादी वाला, हाँ भाई, वेडिंग वाला दिया था आपको। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे, है ना, केटरिंग, डेकोरेशन, है ना, म्यूजिक वगैरह सारे अलग अलग बनाए थे। मैं कह रहा हूं मान लो खाना कम पड़ गया शादी में, ठीक है, खाना खाना कम पड़ गया, बताओ भाई, डेकोरेशन वाले के पास जाओगे क्या, हैं, म्यूजिक वाले के पास जाओगे क्या? नहीं ना, आपको पता है ना कहाँ जाना है, बताओ भाई किसके पास जाओगे, केटरिंग वाले के पास जाओगे, उससे बोलोगे भाई अरेंज करो जल्दी से, है ना। तो आपको पता है बेटा, आपको चेंजेस अगर आपके सामने आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उनको इजीली अडेप्ट आप कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरे टास्क को स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड कर रखा है। इससे ये फायदा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग से हम चेंजेस को बहुत इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाती है, डायनामिक बन जाती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि हमने पूरे टास्क को क्या कर रखा है, स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड कर रखा है। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो यानी मैं बोल सकता हूँ हमारे सामने कितनी इंपॉर्टेंस होगी, 5। एक तो स्पेशलाइजेशन आता है डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किसका बॉस है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, पता रहता है, बिकॉज देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज वी एस्टैब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अंडर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। उसके बाद हमारे रिसोर्सेज ऑप्टिममली यूटिलाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने काम डिवाइड कर रखा है, उससे काम के अंदर क्या आ गया, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन आ गया तो जो भी पर्सन काम कर रहा है वो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स काम करेगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज है उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर। एंड इट हेल्प्स इन अडैप्शन ऑफ चेंज, जितने भी चेंजेस आएंगे उनको हम इजीली अडैप्ट कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो अब हमारी डेफिनेशन हो गई, ढंग सुनना। डेफिनेशन हमने कर लिया, व्हाट इज डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स टुगेदर, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस कर ली और उसके बाद हमने प्रोसेस कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई है? यहाँ तक पहला पेज कंप्लीट है। इसको यहाँ पे कर देते हैं जरा, ठीक है। देखो भाई, अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट पेज पेज हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही बेटा मैं आगे आता हूँ, ठीक है, अब मेरी बातों को आपको ठीक से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, दो राय है ही नहीं इसके अंदर, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो स्टार बना रहा हूँ इसके ऊपर मैं, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर के अंदर, ठीक है भाई, ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात को जरा ढंग से सुनना, ये है क्या, पहले तो ये बता दूं, बैकग्राउंड दे दूं मैं आपको, ये टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, मुझे सोच के बताओ, ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के आए हैं, उसके अंदर पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, ठीक, दूसरा स्टेप था क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, तीसरा स्टेप बता दो क्या था, वेरी गुड,
ये था हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं। अब मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की, इस वाले स्टेप की। ठीक, मैं कह रहा हूँ बेटा आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जरा ढंग से सुनते रहना मेरी बातों को। तो आप डिपार्टमेंट सिर्फ दो ही तरीके से बना सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब आप बोल रहे हो भैया इस बात का तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो। अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात को। मैं कह रहा हूं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप जनरली एक ही प्रोडक्ट बनाते हो, एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। अब आप बोल रहे हो कि भैया मान लो एक ही प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस होंगे। तो फंक्शंस तो आपको पता ही है सारे के सारे। मान लो आप सेल्स परफॉर्म करते हो उस प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की परचेज करते हो, इस प्रोडक्ट की आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको लोग हायर करने पड़ते हैं, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको फाइनेंस हैंडल करना पड़ता है। तो आपको दिख रहे हैं ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, फिर परचेज डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। ये जो आप डिपार्टमेंट बना रहे हो बेटा, ये आप बना रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके बेसिस पे आप ये बना रहे हो, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं ये करते 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 आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेटा बड़ी हो गई है, और आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन पता है बेटा कहां तक पहुंच गई है। आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन नेस्ले बन गई है, नेस्ले कंपनी। बताओ भाई, अब मैंने नेस्ले का नाम क्यों लिया, कोई मुझे बताएगा। मैंने नेस्ले कंपनी का नाम क्यों लिया। ये काम करते करते पहले बेटा मैं एक ही प्रोडक्ट बेचता था, बट आज एक प्रोडक्ट बेचते बेचते मेरी ऑर्गेनाइजेशन नेस्ले के लेवल तक की पहुंच गई। मान लो नेस्ले ही बन गई है, नेस्ले कंपनी। अब मुझे बताओ ये मैं नेस्ले का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, क्यों बार बार नेस्ले पे फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि बेटा नेस्ले जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे बनाती है, ठीक है। क्या आप मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताएंगे। हाँ भाई, क्या आप मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताएंगे। बताओ ये क्या लिख रहा हूँ मैं। किटकैट। वेरी गुड, किटकैट किसकी है। नेस्ले की। अच्छा, मैगी किसकी है। नेस्ले की। ठीक है, नेस्कैफे किसकी है। नेस्ले की। सैरेलैक जो आता है बच्चों का वो किसका आता है, नेस्ले का। तो ये जो मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम ले रहा हूँ ना, आज मेरी कंपनी नेस्ले बन गई, इसका मतलब मेरी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। तो आज पता है मैं क्या, मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर से काम नहीं चला सकता। ये जो ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन मैंने अपने डिपार्टमेंट बनाया, आज मेरे को पता है किस पे शिफ्ट होना होगा, इस वाले टाइप पे। आज मैं डिपार्टमेंट बनाऊंगा ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी बेटा किटकैट डिपार्टमेंट अलग। सुनते रहे ना, ये किटकैट का डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया मैंने। देखो एक डिपार्टमेंट है उसका नाम है किटकैट डिपार्टमेंट, ऐसे ही मैंने एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया, उसका नाम क्या है बताओ भाई, मैगी डिपार्टमेंट। ऐसे ही मैंने डिपार्टमेंट अलग कर दिया, नेस्कैफे डिपार्टमेंट। यानी कहने का मतलब है बेटा, मैं बोलना चाह रहा हूं अगर आप डिपार्टमेंट बना रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये वाला होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल, ठीक। और ये होता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये, फंक्शनल, फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आया जो मैंने समझाया, अभी मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर पूरे पूरे। पहले आपको बताओ कि बात समझ में आ गई जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। सबको क्लियर है। हाँ भाई, तो क्या स्ट्रक्चर को हम फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। हाँ देखो मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क। अब क्वेश्चन आ गया आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, अब बच्चों को पता ही नहीं है फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं। बेटा इसको ही बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। तो ऐसे भी आ सकता है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, ठीक है ना, दोनों नाम से आ सकता है। पहली बात तो दोनों एक ही बात है। अब मैंने आपसे बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है या जो फ्रेमवर्क है आप दो बेसिस पे बना सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो पहले हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड।
अब फंक्शंस टू बी परफॉर्म की अगर हम बात करें बेटा फंक्शंस टू बी परफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं। कैसे? देखो लिखा है इन दी फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड। बताओ भाई कैसे? ऑन दी बेसिस ऑफ, बताओ भाई, फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दी बेसिस ऑफ, दोबारा बोलो, ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। फंक्शंस के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? अब आप पूछो सर कौन कौन से मेजर फंक्शंस जो जनरली परफॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैं बोलूंगा बेटा सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स फंक्शन, परचेज डिपार्टमेंट परचेज फंक्शन, एचआर डिपार्टमेंट एचआर फंक्शन, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस फंक्शन। ये सारे के सारे जनरल फंक्शन जो सब जगह परफॉर्म होते हैं। तो 2 पॉइंट तो हमें क्लियर हो गए। अब जरा तीसरे पॉइंट पे आओ, ये तीसरा थर्ड वाला पॉइंट। इससे क्या फायदा है फंक्शनल स्ट्रक्चर से? बेटा इससे फायदा ये है कि इट विल लीड टू दी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इससे काम के अंदर स्पेशलाइजेशन आता है, बट वो कौन सा स्पेशलाइजेशन है? वो है हमारा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब समझो। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब पहले आप मुझे बताओ, सेल्स डिपार्टमेंट, जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? जल्दी बताओ। सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एक तो इतने बड़े गधे हैं सबके सब, इतने बड़े गधे हैं मैं बता नहीं सकता। अरे सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा? सर प्रोडक्ट सेल करेगा कंपनी के। वाह वाह, क्या बताएं बस। ये 12th के बच्चे हैं। मैं पूछ रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका क्या काम होगा? सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? वो सेल्स पे तो ध्यान देगा कि सेल हो रही है जितना उन्होंने परचेज। तो सिर्फ आपको क्या बोलना है बेटा, सेल्स फंक्शन पे तो ध्यान देगा। किस पे ध्यान देगा? सेल्स फंक्शन पे। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? अब ये सेल्स डिपार्टमेंट अगर ये सेल्स फंक्शन परफॉर्म करता है रिपीटेडली रिपीटेडली, ये सिर्फ सेल्स ही परफॉर्म करते हैं, इनको परचेज से लेना देना नहीं है, इनको प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, मार्केटिंग से लेना देना नहीं, इनको सिर्फ किससे लेना देना है? बताओ भाई, सेल्स से। तो क्या ये लोग सेल्स में स्पेशलाइज हो जाएंगे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम? हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्योंकि एक टास्क को रिपीटेडली, एक फंक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक। अब ये रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सी स्पेशलाइजेशन आ रही है? बेटा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हो रहे हैं? स्पेशलाइज हो रहे हैं। कौन से फंक्शन में? सेल्स में। ऐसी परचेज डिपार्टमेंट वाले किस में स्पेशलाइज हो जाएंगे? परचेज डिपार्टमेंट में। ठीक है, परचेज फंक्शन में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड। यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर से कौन सा स्पेशलाइजेशन है? नाम याद कर लो। कौन सा आता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कौन सा आता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। एक फायदा और बताऊंगा आपको इसका, ये बेटा कम खर्चीला है, इट इज लेस कॉस्टली। अब आप पूछोगे सर ये लेस कॉस्टली क्यों पड़ता है? जो स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो आपका कम खर्चा आएगा, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होता है? एक टास्क को 2 बार परफॉर्म कर देना, उसको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बोलते हैं। मान लो आपके स्कूल के अंदर कोई आया और आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा के चला गया। कोई टीचर आया, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा के चला गया। ठीक। दूसरा लेक्चर हुआ, दूसरे लेक्चर में नेक्स्ट टीचर आया, वो भी ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा के चला गया। अब मुझे बताओ ये वेस्टेज ऑफ टाइम है या नहीं है? है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक। इससे कॉस्ट बढ़ती है कंपनी की कि एक टास्क को 2 बार रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं हम, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? कुछ नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क करो। डिवीजन ऑफ वर्क हो रखा है, सेल्स का काम सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट करेंगे, परचेज का काम सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट, एचआर से ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी सेल्स के सारे टास्क यहीं परफॉर्म होंगे, उसका परचेज से कुछ लेना देना नहीं है। परचेज के सारे टास्क कहां परफॉर्म होंगे? परचेज डिपार्टमेंट में। एचआर के सब एचआर में, प्रोडक्शन के सब प्रोडक्शन में। यानी देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के कोई चांस नहीं है। तो इसकी वजह से हमें ये लेस कॉस्टली पड़ता है। क्या पड़ता है? लेस कॉस्टली, एज देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। बट कुछ प्रॉब्लम है क्या? बेटा प्रॉब्लम कहां नहीं होती, सब जगह प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, बट किस चीज से रिलेटेड है? बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कभी कभार प्रॉब्लम होती है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर कोऑर्डिनेशन क्या? बेटा कोऑर्डिनेशन ये कि जो ये आपस में डिपार्टमेंट्स हैं इनकी कभी कभार बनती नहीं है आपस में। जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक ऑर्डर आया,
सेल्स डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर फुलफिल करना, आगे बेचना है सामान को, है ना। तो ये किससे बोलेगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बोलेगा कि भाई हमें 18 तक 18 तक प्रोडक्शन करके सामान डिलीवर कर देना, हमें आगे 20 तक ऑर्डर पहुंचाना है। तो अब इन्होंने एक टास्क बोला इनसे, तो ये किससे बोलेगा, ये आपका बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट से कि भाई रॉ मटेरियल 15 तक परचेज कर लेना, हमें 18 तक प्रोडक्शन करके देना है। फिर ये किससे बोलेगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोलेगा भाई हमें पैसे की जरूरत है क्योंकि हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है। ये प्रोसेस आपस में कोऑर्डिनेशन से ही चलते हैं, बट कभी कभार क्या होता है इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन लैक करता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के गोल पे ही एम्फेसाइज करते हैं, उनको मतलब नहीं होता दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और सही भी बात है, इनसे कभी पूछा जाएगा तो इनसे अपने डिपार्टमेंट के बारे में तो पूछा जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी पूछा जाएगा। तो इस वजह से कभी कभार ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करते हैं, इनको दूसरे से मतलब नहीं है। तो सेल्स ने बोला मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 18 तक करके दे देना, 18 कह रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है 18 तक नहीं हो पाएगा, हम तो 19 देंगे 20 तक ही दे पाएंगे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है अभी, या जो भी बहाने बना रहे हैं ये। तो कभी कभार बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ईच डिपार्टमेंट गिव एम्फेसिस ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस करते हैं। समझ में आ रही बात। तो प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एज ईच डिपार्टमेंट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को ज्यादा सर्व करते हैं। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल है? हाँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसकी सेल्स, उसकी परचेज, उसी की मार्केटिंग, उसी का प्रोडक्शन, उसी का फाइनेंस, ये सारी की सारी चीज उससे रिलेटेड हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें सिंपल पड़ता है। ठीक है, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप मेरे को वो लिख के दिखाओगे इसका डिफरेंस दोनों डिपार्टमेंट, दोनों का, दोनों फ्रेमवर्क का, दोनों स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी जो मैंने बात बताई इसमें से हम कुछ चीजें डिराइव करके इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई बताओ भाई, आपको क्या लगता है इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? स्टार्ट हो जाओ जरा। हाँ भाई, पहले एडवांटेज क्या लिखी है, जल्दी बताओ क्या लिखी है? स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कौन सा स्पेशलाइजेशन? इस, वेरी गुड। ठीक है ना, मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा स्पेशलाइजेशन आता है, जल्दी बताओ। अरे बोल दो भाई, एक सेकंड रुकना। स्क्रीन दिख रही है? हाँ भाई दिख रही है स्क्रीन? हाँ ठीक है। हाँ भाई, कौन सा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आएगा? यहाँ आएगा बेटा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। बता क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो पहली एडवांटेज दैट इट विल लीड टू द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, क्या हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज भी करता है ये, अभी ऊपर बता के आया हूँ। कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करता है? बिकॉज देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। बेटा ये दो एडवांटेजेस की रट लो। ठीक है, पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज क्या है? दैट इट विल लीड टू द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। दूसरा, इट मिनिमाइजेस द कॉस्ट। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, तो ये कॉस्ट को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो डिसएडवांटेज बता दो फिर मुझे जल्दी से, रुका मत करो बिल्कुल भी, डिसएडवांटेज बताओ जल्दी। महक, बेटा पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ भाई देखो, मैंने लिखा डिसएडवांटेज के अंदर फंक्शनल एम्पायर, अभी ऊपर बता के आया हूं, नाम बस चेंज कर दिया। फंक्शनल एम्पायर का मतलब हम ही हम है, बाकी पानी कम है। बताओ क्या मतलब इसका? सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। ईच डिपार्टमेंट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, दूसरे के डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को वो देखते ही नहीं है। तो कभी कभार देयर इज अ प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या जाती है प्रॉब्लम? तो पहला तो हम ही हम है, बाकी पानी कम है, दैट इज फंक्शनल एम्पायर। उसके बाद प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम भी आएगी, है ना, लड़ाई झगड़े भी होने लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज इट सैक्रिफाइसेस द हार्मनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की हार्मनी सैक्रिफाइस हो रही है। ठीक, फिर बताओ इसकी वजह से क्या होंगे, जल्दी बताओ। लड़ाई झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और बेटा इट इज लेस अकाउंटेबल।
अब बस मुझे लास्ट वाला आंसर कर दो आप लोग, क्योंकि ऊपर वाले तीनों मैंने पढ़ा दिए, मोर और लेस सेम ही है। लास्ट वाला बता दो, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। व्हाई इट इज लेस अकाउंटेबल? देखो मैंने अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी लिख रखा है आगे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। अब बताओ मुझे, मैं कह रहा हूं ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेस अकाउंटेबल है। लेस अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबिलिटी नहीं मिलती हमें। क्या मतलब? बोलो बेटा बोलो, चुप क्यों हो? बोलो बेटा बोलो, वरना तो आज मैं भी चुप हूं। जल्दी जल्दी बोलो। Cannot hold a single department for not functioning properly. वेरी गुड, कैसे? बिल्कुल सही, कैसे? क्योंकि अगर प्रोडक्ट मतलब एक तरीके से नहीं बिका तो हम सेल्स डिपार्टमेंट और इन सारे डिपार्टमेंट को मतलब अकाउंटेबल नहीं वो कर सकते। हमें किसको नहीं ब्लेम पता चलेगा करोगे? कौन से है ना? डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम अराइज हुई है। वेरी गुड, क्यों पता नहीं चल रहा? मानो सेल्स, हमारी सेल्स डाउन हुई, वेरी गुड रिधिमा। मान हो लो, सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार हो इसलिए सेल्स डाउन हुई हो, सेल्स का मतलब कोई रोल ना हो सेल्स डिपार्टमेंट का उसमें। वेरी वेरी गुड। तो यानी अगर हमारी सेल्स कम हो रही है, ठीक, तो मान लो से ये तो मिडिल लेवल हो गया। तो टॉप लेवल वाले क्या करेंगे? मान लो मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया, मैंने कहा भाई कंपनी की सेल्स डाउन जा रही है, ऐसा क्यों है? अब सेल्स डिपार्टमेंट वाला पता है कितना चालाक, वो बोलेगा सर हम क्या करें, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, कस्टमर खरीदते ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा अच्छा, मैं बोलूँ तुम जाओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को भेजो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला आएगा, मैं बोले प्रोडक्ट की क्वालिटी क्यों खराब है? वो बोलेगा सर हमें क्या पता, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल खरीदता है, उनसे जाके बात करो, है ना? मैं बोलूंगा हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है ये। फिर बोलूंगा तुम जाओ, परचेज डिपार्टमेंट वाला आएगा, मैं बोलूंगा भाई तुम रॉ मटेरियल खराब क्यों खरीदते हो? बोलेगा सर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले से पूछो, पैसा ही नहीं देते, खरीदेगा हम, है ना? तो आप समझ रहे हो मैं क्या नहीं कर पा रहा? मैं किसी को अकाउंटेबल, मेरे कंपनी की सेल्स डाउन हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, और मेरे को रीजन भी नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, आंसरेबिलिटी ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन अकाउंटेबिलिटी इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसकी काफी बड़ी डिसएडवांटेज है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, इसी बात को अगर मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ, मैं डिविजनल पे अप्लाई करूं रिधिमा, तो मैं इसी को डिविजनल स्ट्रक्चर पे अप्लाई करूं। There is accountability as performance of individual sector can be assessed. वेरी गुड, कैसे? मान लो अगर मैगी की सेल्स डाउन जा रही है, मैगी की Then सेल्स Maggie डाउन। department will be held accountable ना, कोई एक वेरी दूसरे वेरी पे गुड। मतलब वो नहीं कर अब देखो, अब पाएगा, अच्छा फिंगर्स अब पॉइंट नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, अब मुझे अच्छा लगा कि देखो आप लोगों ने आंसर करो, तो आप लोग आंसर करा करो यार। अब मैगी डिपार्टमेंट की सेल्स डाउन जा रही है, मैंने मैगी वाले को बुलाया, मैंने कहा तुम्हारे डिपार्टमेंट की जो सेल्स है वो डाउन जा रही है। तो वो ये थोड़ी बोलेगा मुझे क्या पता, किट कैट वाले से पूछो। सेल्स किसकी डाउन जा रही है? मैगी की। तो मैं किससे पूछूंगा? मैगी वाले से। तो अब ये फंस गया, है ना? समझ रहे हो बात? तो ये ब्लेम क्या दूसरे पे नहीं डाल सकता। तो ये नहीं बेटा, यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर मोर अकाउंटेबिलिटी है इन कंपैरिजन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर लेस अकाउंटेबिलिटी है, वहां पे हम बता ही नहीं सकते कौन क्या कर रहा है। वेरी वेरी गुड रिधिमा, आगे चलें, है ना? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या करा, हमने डिपार्टमेंट्स बनाए, क्रिएट करे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। बट आज बेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चुकी है, ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं हम, एक सिंगल प्रोडक्ट में पतंजलि टाइप, ठीक है, पतंजलि बन गई है, ठीक है। अब क्या करना है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाइड हो गई है, लार्ज और डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही होता है मोर देन वन प्रोडक्ट। डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मोर देन वन प्रोडक्ट। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आज डिपार्टमेंट्स बनाओगे आप ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ भाई, डिफरेंट प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अब इससे कौन सा स्पेशलाइजेशन आएगा? उससे तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आता था, इससे कौन सा आएगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कौन सा आएगा? मैगी वाले सिर्फ मैगी की सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैगी से रिलेटेड जितने काम है ना, उसके अंदर वो क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये कॉस्टली पड़ता है? यस इट इज कॉस्टली। अब आपको छोटा सा होमवर्क दूंगा,
मैं बोल रहा हूँ बेटा कॉस्टली है बिकॉज यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल। अब आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाई व्हाई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल क्यों है? तो मैं पहले बता रहा हूँ फंक्शनल के अंदर पॉसिबल नहीं था, वो लेस कॉस्टली था, बट डिविजनल हमारा कॉस्टली है बिकॉज यहाँ पे क्या पॉसिबल है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल। ठीक है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी हैं, लड़ाई झगड़े यहाँ पे भी हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए? इसको रिवाइज करना, ये टॉपिक में बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक केस स्टडी अभी गारंटी बता रहा हूँ मैं, गारंटी दे रहा हूँ आपको 101%। इसके अंदर एक केस आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। केस देखने को नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन तो आना है भाई इस टॉपिक के ऊपर, ये मान के चलना बात को। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। ठीक है, चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे अहेड।